दोस्तों नमस्कार। सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच यह तस्वीर कई बार कई मौकों पर इस देश ने बाखूबी देखी है और खास तौर से दीपावली के मौके पर तो प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच चले जाते हैं, सैनिक की वर्दी पहन लेते हैं और उनके साथ त्योहार मनाते हैं। और इस देश के भीतर का राष्ट्रवाद, इसके बाद सेना के जरिए और देश की राजनीतिक सत्ता का सेना के प्रति प्रेम और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिक के तौर पर खुद को देखने की चाहत, यह सब कुछ इस देश में कुलांचे मारने लगता है और इस एहसास को जागृत कर देता है कि वाकई सीमा पर तैनात सैनिक कितने मुश्किल हालातों में रहता है और प्रधानमंत्री जब दीपावली के मौके पर पहुंचते हैं तो फिर उनके बीच खुशी की लहर और इस देश के भीतर उल्लास, उत्साह और राष्ट्रवाद और सेना के प्रति सम्मान सब कुछ तो जागृत हो जाता है। लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोचिए, सेना अगर राजनीतिक तौर पर नजर आने लगे तो क्या होगा। राजनेताओं की कोई वर्दी नहीं होती है, वह तो कपड़े होते हैं, लेकिन राजनेताओं की जो पॉलिसी होती है, सत्ता की जो पॉलिसी होती है, सत्ता जिन नीतियों के आश्रय अपनी उपलब्धियों को बतलाती है, अगर उसी काम में सेना को लगा दिया जाए और ना सिर्फ जल थल वायु यानी सेना के तीनों अंग ही नहीं बल्कि सेना से जुड़े 11 अलग अलग संगठन, चाहे वो डीआरडीओ हो चाहे वो बीआरओ हो, सभी को कहा जाए कि इस देश की सरकार की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसमें उज्ज्वला योजना है, तो सैनिक उसको बनाएं, इस देश के अलग अलग हिस्सों में उसका प्रचार करें और एक ऐसे ऐसे पॉइंट बनाएं जहां पर इस देश का नागरिक सेना के साथ खड़े हो तो फिर गर्व महसूस करे। हालांकि उस सेल्फी में तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की उनके अपने उन फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ होगी जो सरकार अपनी उपलब्धियां बतलाए लेकिन प्रचार प्रसार सेना करे तो क्या होगा। आप कहेंगे ऐसा संभव है नहीं और सेना सीमा को छोड़कर इस देश के भीतर प्रचार करने लगेगी, चुनाव प्रचार। तो फिर प्रधानमंत्री अगर सैनिक की वर्दी में नजर आते हैं, हमें लगता है कुछ तस्वीर देखिए, ये प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई चंद तस्वीरें हैं जब वो सेना की वर्दी में नजर आते हैं। ये कमांडो इसी तरीके से नजर आता है जो सेना के भीतर होता है। प्रधानमंत्री ने इसको भी धारण किया और अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री की जो तस्वीर, वो चाहे टैंक के भीतर हो चाहे सैनिकों के बीच हो, उनसे संवाद बनाने की कोशिश हो या फिर उनके जरिए संबोधन कर रहे हो, यहां तक तो बात कुछ ठीक लग रही होगी आपको। लेकिन अब जरा सोचिए, इस देश में सत्ता का डर चुनाव को लेकर कितना ज्यादा गहरा गया है। उसने सेना को चुनाव प्रचार में झोंकने का निर्णय ले लिया। बकायदा इस देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस कर्मियों की बैठक हुई और उसके बाद इस देश के 9 शहरों को चुना गया और बतलाया गया कि दरअसल यहां यहां आपको सेल्फी पॉइंट बनाना है और यहां यहां इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना है जो सरकार की पॉलिसी और सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम है। लेकिन यह डर शायद आपके जहन में इसका एहसास करा रहा हो, तो क्या सरकार ने पहले नौकरशाही को खत्म किया, उसके बाद मीडिया को खत्म किया, उसके बाद इस देश की अदालतों को भी कटघरे में खड़ा कर अपने हिसाब से चलाने और हाँकने की कोशिश भी की, और अब नंबर क्या सेना का आ गया है जहां पर उसे चुनाव प्रचार में झोंका जाएगा। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम बताएं उससे पहले एक हालात जरा और सोचिए। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरी सरकार इस बात को लेकर लग गई है कि 2047 में जिस विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, अब उसे दिखाने का वक्त आ गया है। यानी 2024 के बाद आप गिनते चले जाइए तो 23 बरस के बाद भारत की आजादी के 100 बरस जो पूरे होंगे, उस समय भारत कैसे विकसित देश होगा, उसकी परिकल्पना और उसका पूरा ड्राफ्ट पेपर इस देश की सरकार बनाने में लग चुकी है। नीति आयोग पूरे तरीके से तन मन धन सब कुछ झोंक चुका है।
जितने सेक्रेटरीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, सभी को उसमें इनपुट देना है। कुछ प्राइवेट तरीके से अलग अलग इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो काम करते हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। और इसका ऐलान दिसंबर के महीने में, यानी जो ये 4-5 राज्यों के चुनाव परिणाम जब आएंगे उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव में यह देश जा चुका होगा। तो ऐसे में दिसंबर के महीने में 2047 यानी आजादी के 100 बरस बाद का भारत कैसा होगा, इसको प्रधानमंत्री का ड्राफ्ट पेपर सामने रखेगा। और जनवरी के महीने में अयोध्या में राम मंदिर के जरिए राष्ट्रवाद व हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना जो है वह तो सामने उभर कर आएगी ही। तो क्या इस पूरे देश के भीतर समूची सरकार और सेना को अब चुनाव प्रचार में झोंकने का फरमान जारी हो गया है? हमें लगता है इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और जानना भी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तस्वीर हर उस फ्लैगशिप कार्यक्रम के साथ रहेगी जो सेना अलग अलग शहरों में स्थापित करेगी कि जनता वहां पर आए और वहां पर सेल्फी ले ले। और उसके पूरे तैयारी करेगी सेना के तीनों अंग, और आर्मी होगी, वायुसेना होगी, नेवी होगी, बीआरओ होगा, डीआरडीओ होगा, सैनिक स्कूल होगा और अन्य तकरीबन कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको यह काम करना है। इस देश के भीतर में देश की राजधानी दिल्ली में भी एक पॉइंट बनेगा जिसको आर्मी तैयार करेगी। बेंगलुरु में पॉइंट बनेगा, कोलकाता में एक पॉइंट बनेगा, कोल्लम में एक पॉइंट बनेगा, गुवाहाटी में एक पॉइंट बनेगा। उत्तर प्रदेश के 2 शहर चुने गए, इलाहाबाद और मेरठ, यहां पर भी बनेगा 2 अलग अलग पॉइंट। और महाराष्ट्र के पुणे और नासिक में भी बनेगा। तो 9 शहरों में 822 जगहों पर ऐसे सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे जो प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ आत्मनिर्भर भारत को दिखलाएं, सक्षम भारत को दिखलाएं, नारी शक्ति को दिखलाएं, नारी सशक्तिकरण का जिक्र हो, उज्ज्वला योजना का जिक्र हो, हर घर पानी का जिक्र हो, स्वच्छ भारत का जिक्र हो। यह फ्लैगशिप कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए शुरू हुए, अब उसको अगर सेना बताएगी तो सेना और सैनिकों के बीच में प्रधानमंत्री की मौजूदगी जब इस देश के भीतर में लोगों के भीतर जोश और उत्साह भर देती है, तो जरा सोचिए, सरकार के कार्यक्रमों को बताने के लिए अगर सेना को अब यह फरमान दिया गया आपको यह करना है, और इसके लिए बकायदा रूपरेखा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और कहा गया कि देखिए, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को सेना ही जनता के बीच अगर ले जाएगी तो इससे देश के प्रति गौरव होगा, सरकार को लेकर विश्वास जगेगा और सेल्फी लेते वक्त इसका एहसास होगा कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसलिए जनता खड़ी है क्योंकि सेना का उसमें योगदान है। तो सेना बिल्कुल नई दृष्टि से शायद आजादी के पहली बार इस तरीके से नजर आने वाली है, जिसमें सैनिक अगर छुट्टी पर गया तो छुट्टी पर जहां पर भी अपने गांव जाएगा वहां भी सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों का वह वहां पर जिक्र करे और बताए कि यह देश किस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के तमाम कार्यक्रमों के जरिए एकदम चकाचौंध में समाया हुआ है और देश के भीतर अति उत्साह है। गरीबी भूल जाइए, भूखमरी भूल जाइए, महंगाई भूल जाइए, बेरोजगारी भूल जाइए, मुश्किल हालात अपने भूल जाइए कि पेंशन का पैसा निकालकर कैसे आप जी रहे हैं और किन मुश्किल हालातों में हैं, सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि सरकार तैयार है सेना के जरिए परिस्थितियों को इस देश में अपनी उपलब्धियों से जोड़कर यह बताने के लिए कि हम ही असल में सेवक ही नहीं अब सैनिक भी हैं। सोचा था आपने, प्रधानमंत्री जब जब सैनिक की वर्दी में नजर आते थे तो उस समय सोचा था कि सैनिकों को भी इस देश में प्रचारक से प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए प्रचारक के तौर पर घूमना पड़ेगा इस देश के भीतर में, और सेना के तमाम अंग इसमें जुटेंगे और काम करेंगे और उनके लिए बाकायदा हर काम होगा। सरकार के हर फ्लैगशिप योजना के बारे में जानकारी देना सेना का काम होगा। यह बैठक में तय हुआ। प्रचार में सेना शामिल होगी तो लोगों में गौरव का एहसास होगा, यह भी बैठक में बताया गया। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर देगा। जो बीआरओ है वह इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बतलाएगा, कैसे प्रधानमंत्री मोदी के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त तरीके से हुआ है। जो रक्षा संगठन है वो जन कल्याण के लिए कैसे
किस रूप में इस देश में कई योजनाओं को संचालित सरकार कर रही है, उसको भी जानकारी देगा। यह अलग अलग तरीके की अलग अलग परिस्थितियों में इस देश को पूरे तरीके से चुनाव में कैसे झोंका जाए, इसकी पूरी एक तैयारी हो गई। और दिसंबर के महीने से आपको बिल्कुल नए तरीके के प्रचार प्रसार तब दिखाई देंगे जब इस बात का ऐलान सरकारी मंत्रालयों के बीच में है, अब कोई डाटा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा डाटा नहीं आना चाहिए जिस पर जनता यह कयास लगाए कि दरअसल उसकी हालत खस्ता है। यानी आंकड़ों के लिहाज से और रिपोर्ट के लिहाज से, इस देश की पत्रकारिता के लिहाज से और मीडिया कर्मी के लिहाज से, और स्क्रीन पर रेंगते हुए पर्दे पर प्रधानमंत्री तस्वीर के साथ कोई सवाल नेगेटिव डाटा के साथ नहीं आना चाहिए। इसकी सोच भी इस दौर में सबको समझा दी गई है। पार्टी कैसे जीतेगी? अगर प्रधानमंत्री मोदी ही सब कुछ है तो उनको क्रिएट भी तो करना होगा, और इसमें सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका होगी। सोशल मीडिया को संभाला हुआ बीजेपी के आईटी सेल के भीतर भी धड़कनें बढ़ा दी गई, कुछ फेरबदल किया गया, नए तरीके से परिस्थिति को समझने की जरूरत है। लेकिन उसके आगे का सवाल है कि 2024 में जनता जब वोट डालने जाएगी तो उसके जहन में क्या होना चाहिए? क्या वो सोचे कि बीते 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, या वो यह देखे और समझे कि 23 साल के बाद जब भारत की आजादी के 100 बरस होंगे तो 2047 में भारत कैसा हो जाएगा? यह प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर के महीने में देश के सामने रखेंगे, और उसमें नीति आयोग समेत कई डिपार्टमेंट के सचिव, कई प्राइवेट एजेंसी, सभी को झोंका गया है। और ये सभी इस रूप में बताएंगे कि डेवलप स्टेट कैसा होना चाहिए और भारत उस दिशा में कैसे काम करेगा। और बाकायदा इसके लिए पावर पॉइंट तैयार है। इंक्लूसिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ कैसे होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्री का विकास दर इस दौर में सबसे कम तो रोजगार नहीं है, लेकिन उस दौर में प्रोडक्शन ऐसा होगा कि भारत को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा। यह एक अलग मसला है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दायरे में भारत का जो पूरा का पूरा इस दौर में डॉलर जो बाहर जा रहा था, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, यह प्रधानमंत्री मोदी के काल में बहुत बढ़ गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बड़ी कम हो गई। इस दौर में जो कर्ज था इस देश के ऊपर में वो बहुत बढ़ गया। इस दौर में जो रिजर्व पैसा डॉलर के तौर पर पड़ा था वो काफी कम हो गया। इससे आंखें मूंद लीजिए, इस दिशा में आप ध्यान मत दीजिए। यह सोचिए कि रूरल इकोनॉमी को सुधारने के लिए हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि 2047 में ग्रामीण भारत आपको शहर को मात देने की स्थिति में आ जाएगा। यह डेवलप स्टेट का कंसेप्ट होगा। यह अलग मसला है कि 2018-19 में प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के उस वक्त से पहले ऐलान कर दिया था कि 2022 में दुगनी आय किसानों की हो जाएगी, जो हो नहीं पाई। उस पे मत जाइए। हर के पास घर होगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया, वो नहीं हुआ, लेकिन उस पे मत जाइए। हर घर नल होगा, नल में साफ पानी होगा, इसका जिक्र बीते 2.5 साल से लगातार हो रहा है, लेकिन इस पे भी मत जाइएगा। जाइए इस पर कि 2047 को लेकर जो ड्राफ्ट हो रहा है और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री को दिसंबर के महीने में करना है, उसमें आर्थिक विकास किस तेजी से चलेगा, किस तेजी से इस देश के भीतर में मानव संसाधन का विकास होगा, चाहे वो बेरोजगार हो, उस पर सवाल मत कीजिएगा। महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति होगी, यह भी सोचिए। लेकिन एक क्षण के लिए यह सोचिए, जब हम बात कर रहे हैं तो आखिरी डाटा जो सरकार की तरफ से मार्च 2023 का आया, उसमें बताया गया पर कैपिटा इनकम 98,000 है। इस देश के भीतर में 98,000 है। टारगेट है 2024 में चुनाव के बाद होते होते वह बढ़कर 2 लाख हो जाए, और टारगेट है वो बढ़ते बढ़ते $13,000 2047 में हो जाए, और दुनिया के भीतर भारत का प्रोडक्शन राज कर रहा हो। ये सारी परिस्थितियां परोसी जाएंगी, वो व्यापार का क्षेत्र हो या बाजार का क्षेत्र हो, वह उत्पादन का क्षेत्र हो या इस देश के भीतर में कच्चे माल को माइंस के जरिए निकालने की परिस्थिति हो। ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन भारत और नीति आयोग और भारत के तमाम विभागों के नौकरशाह जो इस दौर में सिर्फ इन्होंने चुनाव प्रचार को समझा, देखा और सत्ता के लिए काम किया, वो तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के भीतर में 2047 का भारत होना चाहिए।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि घर में इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारे घर का मतलब देश के भीतर है, कैसे बढ़ेगी अभी हम नहीं जानते हैं। ग्रामीण इकोनॉमी को कैसे ठीक करें हम नहीं जानते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बेहतर हो जाए हम नहीं जानते हैं। इंपोर्ट कैसे कम हो जाए हम नहीं जानते हैं। सेक्टरल ग्रोथ कैसे बढ़े हम नहीं जानते हैं। देश के रोड, पोर्ट, रेलवे को लेकर कैसे इन्वेस्टमेंट इस देश के भीतर से हो, इसकी भी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन 2047 तक आते आते भारत की सिचुएशन बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगी। और यह उस परिस्थिति का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं जिस देश के भीतर में मनरेगा में जो 60,000 करोड़ रुपए तय किए गए वह 6 महीने में ही खर्च हो गए। अब सरकार सोच रही है कि 40,000 करोड़ रुपया और मनरेगा में डालें, जिससे इस देश के भीतर कम से कम जो मनरेगा से जुड़े मजदूर हैं उन्हें तो काम मिल जाए। मौजूदा सिचुएशन यह हो चली है, क्योंकि याद कीजिए कोविड के बाद पहली बार मनरेगा में 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया था, जिससे इस देश के भीतर में बड़े लोगों को काम मिला। लेकिन कोविड बीतने के 3-4 बरस बाद भी अगर यह सिचुएशन है इस देश के भीतर में, तो इसको लेकर चुनाव होगा या बीते 10 बरस में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ किया उसको लेकर जनता महसूस करेगी, या फिर सेना फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर देश भर में प्रचार करने निकल जाए उससे प्रभावित होगी और गौरव महसूस करेगी। और दूसरी तरफ इस देश के भीतर का वह सच, चाहे वो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने का जिक्र हो रहा हो, हर क्यों घर मिलने का जिक्र हो, वो तमाम चीजों को छोड़ दीजिए एक क्षण के लिए। मौजूदा वक्त में खड़े होइए। इन परिस्थितियों से निदान कैसे होगा, क्योंकि एक आज की ही रिपोर्ट ये बतलाती है कि इस देश के भीतर में जो बैंकों से कर्ज ले देते हैं वो 1 साल के भीतर, यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में लगभग 2000 लोगों ने कर्ज लिया और नहीं लौटाया, और कुल यह लगभग 50,000 करोड़ का है। यानी पिछले बरस तक यह लगभग 3,04,063 करोड़ था, वो बढ़कर 3,53,874 करोड़ हो गया। इस दौर में जितने नेशनलाइज बैंक हैं उनके भीतर 11,935 डिफॉल्टर्स हैं। इतनी बड़ी तादाद में उसको रोकना चाहिए था, लेकिन उसके बाद एसबीआई में 1,921 बढ़ गए, पंजाब नेशनल बैंक में 2,231 बढ़ गए, यूनियन बैंक में 1,831 और डिफॉल्टर्स बढ़ गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2,220 डिफॉल्टर बढ़ गए, आईडीबीआई में 340 डिफॉल्टर बढ़ गए। ये मैसेज क्या है? हम मौजूदा वक्त को देखें या उस परिस्थिति में ले जाएं तो क्या यह चुनाव प्रचार और चुनाव जीतने के लिए वो सारी हदों को पार किए जा रहे हैं जिसमें समूची सरकार को ही झोंक दिया जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जहन में रखना है और जीतने के जितने हथकंडे हो सकते हैं सेना के जरिए गौरव पैदा करना है अपनी फ्लैगशिप कार्यक्रम में। उस फ्लैगशिप का सच जनता तक कितना पहुंचा, किस रूप में पहुंचा, उसको भूल जाइए। यह बिल्कुल एक नई परिस्थिति के सामने देश आकर खड़ा हो चला है, क्योंकि चुनाव जीतना है। और यहां तक कि जब शेयर बाजार का जिक्र भी करें तो वहां पर भी पिछले महीने लगभग 14,000 करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेशकों ने निकाल लिया, तब जब भारत की ग्रोथ रेट को आईएमएफ सबसे ज्यादा बतला रहा है। तो इसका मतलब है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सोच जो भारत को लेकर और भारत ने जो इस दौर में डाटा उनको सप्लाई किए वह भी गलत है, क्योंकि जो पैसा लगाता है वह मुनाफा देखकर पैसा लगाता है और पैसा निकालता है तो घाटा सहना नहीं चाहता है। और तो और इस महीने यानी अक्टूबर में 13 दिनों में 9,800 करोड़ रुपए और निकाल लिए गए विदेशी निवेशकों के जरिए। यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इस देश के भीतर की जो गड़बड़ियां हैं या जो मुश्किल हालात हैं उस पर पर्दा डालिए और 2047 का प्रोजेक्ट लेकर सामने आ जाइए। इस दौर में देश के भीतर जितनी भी सरकार की योजनाएं सामने आई उसने इस देश के भीतर अगर बड़े बड़े सवाल इसलिए खड़े किए क्योंकि लोगों को दिया गया कोई वादा पूरा नहीं हो रहा था और महंगाई बढ़ रही थी, रोजगार मिल नहीं पा रहा था। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति में इस देश को लाकर खड़ा किया गया जहां पर अब सेना की सड़क पे मौजूदगी हो जाए और शहरों में वो नजर आने लगे और सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में ही अपनी सारी चीजों को झोंकती हुई दिखाई दे? तो क्या ये सेना
वाकई प्रधान सेवक और सेवकों में तब्दील हो जाएगी या ये खुद को सैनिक मानने लगेगी? यह कौन सी स्थिति है? क्योंकि हर किसी ने जाना समझा इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी के जीतने के बाद उनके अपने मंत्रियों की उपयोगिता कितनी बची। मंत्री संतरी तो छोड़ दीजिए, एक एक करके हर विभाग नौकरशाही का कैसे ढहता चला गया। ये सीबीआई और ईडी और आईटी और सीवीसी और सीएजी इतना किस्सा भर नहीं है, बल्कि तमाम मंत्रालयों से जुड़े हुए हर विभाग के भीतर का सच नौकरशाही की खामोशी से समझा जा सकता है, या नौकरशाही जो पीएमओ के करीब है उसके जरिए भी जाना जा सकता है कि किस तरीके से उन्हें सिर्फ उपलब्धियां ही वहां पर बतलानी है, बाकी कुछ भी नहीं। तो एक तरफ मंत्री संतरी से बात निकलते हुए नौकरशाही और एक वक्त में अदालतों के भीतर जजों की नियुक्ति को लेकर भी कोलिजियम को खारिज करते हुए अपनी परिस्थिति को लागू कराने की सोच इसी सरकार ने रखी, और अब पहली बार वही सरकार आगे बढ़ रही है सेना तक। तो प्रधानमंत्री सैनिक की वर्दी में नजर आए और वो सीमा पर सैनिकों के बीच रहें, यह तो ठीक है, लेकिन सैन्य के भीतर का सैनिक और सैनिक वर्दी में वह शहरों में प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप कार्यक्रम का प्रचार करते हुए नजर आए, यह ठीक है क्या? जवाब आपके पास है, या ऐसी परिस्थिति आएगी कि जवाब भी दे पाने की स्थिति में कोई ना बचे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।